नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, उसकी संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। आपको आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने तैयार किया है, उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रश्नों को लिखना तो संभव नहीं होता, इसलिए विद्यार्थी वो आप लोग जो है प्रश्नों को सुने और फिर उसका आंसर आप मन में भी सोच लीजिएगा और फिर मैं तो बताऊंगा। ठीक है। अब आधुनिक भारत का पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थानों पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। यानी डच लोग किन किन स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित किए थे, ये आपको बताना है। ठीक है। और उसमें विकल्प अगर देखा जाए तो पहला विकल्प है ए में नेकपत्तम, चिंसुरा, नेकपत्तम, चिंसुरा और मछलीपत्तनम। ठीक है, ये ए विकल्प है। अगर इसका बी विकल्प देखें तो बी विकल्प है सूरत, भड़ौच और आगरा। और सी अगर विकल्प देखें तो सी विकल्प है कोचीन, अहमदाबाद और पाटन। ठीक। और ये डी विकल्प है कि उपरोक्त सभी। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि डच लोग जो है निम्नलिखित में किन किन स्थानों पर अपने फैक्ट्रियों की स्थापना की। ठीक है। अब आप डचों के बारे में अगर देखें तो डचों ने नेकपत्तम में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे। ठीक है। चिंसुरा बंगाल में, यहाँ भी फैक्ट्री स्थापित की। आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम, यहाँ भी फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत और भड़ौच दोनों गुजरात में है, यहाँ भी इनकी फैक्ट्री थी। आगरा में भी फैक्ट्री थी। कोचीन केरल में, यहाँ भी फैक्ट्री थी। अहमदाबाद और पाटन गुजरात में, यहाँ भी फैक्ट्री थी। यानी अगर देखा जाए तो इन सारे स्थानों पर डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अब जब सारे स्थान पर की थी तो डी में लिखा है उपरोक्त सभी, यानी उत्तर आपको क्या देना है कि उपरोक्त सभी स्थानों पर डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। तो उत्तर क्या देंगे? डी। डी में क्या है? उपरोक्त सभी स्थान। ठीक है, क्लियर है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको एक ही प्रश्न से कितने स्थानों को हमने बता दिया, और इससे मान लिया हमने ये प्रश्न बनाया और इन्हीं में थोड़ा सा बदलाव करके आ गया कि डचों ने निम्न में से किस स्थान पर फैक्ट्री नहीं स्थापित की। अब नेकपत्तम, चिंसुरा, मछलीपत्तनम और दे दिया हुगली। तो अब आपने देखा कि हाँ, अगर इतना याद है तो तुरंत आप कहेंगे कि यार यहाँ तो हुगली में नहीं स्थापित। तो कई तरह के प्रश्न आप इसी प्रश्न के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम ऐसे ही प्रश्नों को तैयार करते हैं जो कि आपको सीधे भी मिल सकते हैं या उससे रिलेटेड मिल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि इस तरह के प्रश्न करने से हमें ये भी मिल सकता है, ये नहीं मिला तो इससे संबंधित इसी ज्ञान से आपको दूसरे प्रश्न भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने आपको पहले प्रश्न के बारे में चर्चा की है। दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जब विस्तार हुआ तो युद्ध हुए और उन युद्धों को सुमेलित करने के लिए हमने दूसरा प्रश्न बनाया है। ठीक है। अब उसमें जैसे हेक्टर मुनरो, अब हेक्टर मुनरो का किस युद्ध से संबंध था? अब मान लिया ये बक्सर, ये एक विकल्प हमने दे दिया।
दूसरी चीज़ अगर देखें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स मान लिया आंग्ल नेपाल युद्ध, अंग्रेजों का नेपाल के साथ युद्ध, ये दूसरा विकल्प दे दिया। तीसरा अगर देखा जाए तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली संबंध दे दिया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये 1 2 3 4, तो चौथा में अगर देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये दे दिया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये अब प्रश्न क्या आया, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो अब आप देखेंगे सुमेल करना कि इसमें कौन सा ऐसा है कि जो सुमेल नहीं करता है। और तो अब आप सारे युद्धों को हम पढ़ा चुके हैं, आपको उत्तर तो स्वतः दे देना चाहिए। फिर भी हम बताते हैं कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और भारतीय शक्तियों के बीच में, तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने ही किया था। तो ये पहला विकल्प तो मेल खाता है, ठीक है। अब कल ही हमने बताया था, या पिछले कल ही के लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो इसका मतलब है कि इसी के समय में ये युद्ध हुआ, ये भी सुमेलित है। फिर लॉर्ड वेलेजली, कल ही हमने बताया था कि इसके समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान को इसने पराजित किया, टीपू मारा गया, मैसूर अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया, ये भी सुमेल। लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय 1786 से 1793 था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया 1817-18 में। तो सीधी सी बात है कि इसके समय में ये लड़ा ही नहीं गया। वास्तव में ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया था। इसका समय 1813 से 1823 था। तो ये सुमेल नहीं करता, बाकी तो सब सुमेल हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यानी अगर ये ABCD है तो D जो है आपका उत्तर है कि ये सुमेल नहीं करता है, बाकी तो सब सुमेल करते हैं, ठीक है। तो ये तो है सुमेल करने के लिए। मान लिया प्रश्न इसमें दूसरा आ गया कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो हमने ऐसा प्रश्न बनाया है कि उस तरह के भी प्रश्न इसी को पढ़ करके आ जाए आपको, तो तुरंत आप उत्तर दे देंगे कि बक्सर युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। यह प्रश्न आ गया कि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तुरंत बता देंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में लड़ा गया, लॉर्ड वेलेजली के समय में। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर आप देखें तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हम आपको 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से लेते हैं, और प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, इसका किसने संगठित किया, इसके संस्थापक कौन है। ये सीधा सीधा ये प्रश्न है, ठीक है। IAS परीक्षा 2016 में पूछा भी गया है ये प्रश्न, ठीक है, कि सत्यशोधक समाज को किसने संगठित किया था। तो अब इसमें यह है कि ए है कि बिहार में आदिवासियों ने संगठित किया था, एक तो ये है विकल्प कि बिहार में
आदिवासियों ने, फिर गुजरात में मंदिर प्रवेश से संबंधित समाज था। ठीक है, इसके सी विकल्प अगर देखा जाए तो सी विकल्प है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। और इसका डी विकल्प अगर देखा जाए तो ये पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो ये इसके विकल्प हैं कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों से संबंधित आंदोलन को, गुजरात में मंदिर प्रवेश से संबंधित आंदोलन ने, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन को और पंजाब में किसान आंदोलन को संगठित किया। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फूले थे। और ज्योतिबा फूले ने, आप देखेंगे कि 1873 में महाराष्ट्र में पूना में एक जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया था। एक तरह से ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। और चूंकि महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था तो उत्तर क्या होगा? ये होगा कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन को। ठीक है, तो इसके अब संस्थापक कौन थे वो भी जान गए, कब स्थापना हुई, किसने स्थापित किया, ये जान गए। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट ये किस वर्ष पारित हुआ? आपको वर्ष बताना है कि ये किस वर्ष जो है पारित हुआ था। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, और विकल्प है 1870, 72, 74, 76। 1870, 1872, 1874, 1876, ये ठीक। अब आप अगर पुनर्जागरण आंदोलन पढ़ें तो आपको बताया गया था कि केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार ने नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था। इसे ब्रह्म विवाह एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और कब पारित हुआ था? 1872 में। यानी उत्तर क्या होगा? बी। चूँकि अगर आप नियमित रूप से लेक्चर सुने होंगे तो विद इन सेकंड आप उत्तर भी दे दिए होंगे। हाँ, मुझे पता है। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बताई भी गई हैं। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था, जिसमें बिना कर्मकांड के अगर कोई युवक युवती विवाह करते हैं तो कानूनी मान्यता मिलेगी, बशर्ते विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और बालक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। ये नेटिव मैरिज एक्ट का कानून था। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1820 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? 1820 के जूरी अधिनियम का अत्यधिक विरोध किसने किया था? ये प्रश्न है। अब प्रश्न के विकल्प में अगर आप देखें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक तो ये विकल्प है। दूसरा बी राजा राम मोहन राय। अब तक उत्तर आप जान चुके होंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। राजा राम मोहन राय, फिर एम.जी. रानाडे, सी एम.जी. महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे। और अगला विकल्प डी है राजनारायण बसु, राजनारायण बसु। ठीक है, अब देखिए
भारतीय प्रेस एक्ट में जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे एक्ट के माध्यम से, राजा राम मोहन राय मतलब प्रेस की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार कोई प्रतिबंध लगाए। और 1820 के जूरी एक्ट का विरोध अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय इन्होंने किया था। बी उत्तर सही होगा। एक तो ये सीधा सीधा आपको बता दे। अब वैसे भी अगर देखें तो प्रश्न है, अगर इसका उत्तर मान लिया, ये तो आप पढ़े हैं तुरंत दे देंगे, अगर नहीं पढ़े तो दिमाग का कर दिए। आप IAS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, PCS लेवल की, तो आपको बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, सोचने की क्षमता बहुत ऊंचा होना चाहिए। अब आप सोचिए इन 4 विकल्प में है कि इनमें प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर व्यक्ति कौन था। पहला व्यक्ति तो तुरंत नाम आएगा राजा राम मोहन राय। दूसरी चीज़ 1820 में, अब ईश्वरचंद विद्यासागर का कार्यकाल 1840 के बाद का था। MG राणा डे ये 1860 के 70 के बाद सक्रिय हुए। राजनारायण बसु भी 1870 के बाद। अब ये इनमें से 3 जो है 1820 में सक्रिय ही नहीं थे, तो अपने आप ये हट गए। और तो आपको लगेगा कि अरे पुनर्जागरण के पहले व्यक्ति तो राजा राम मोहन राय थे और 1820 में ये लोग थे ही नहीं, तो एक ही आदमी है। दिमाग, प्रश्न का उत्तर नहीं पता, लेकिन अपने बौद्धिक स्तर, बौद्धिक क्षमता से आप उत्तर को निकाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग आप सोचे कि इसी आधार पर परीक्षा को निकालते हैं, कई प्रश्नों पे फंस जाते हैं, तो यहाँ ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपको हमने तरीका भी बताया है। ये सारी चीज़ें बहुत कम लेक्चरों में आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न अगर देखा जाए, शारदा अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियों की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ये मैं संक्षेप में प्रश्न लिखता हूँ, सुनाता पूरा हूँ कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, विकल्प अगर आपको हम दें, ए 12 एवं 16, यानी पहला विकल्प लड़कियों का, दूसरा विकल्प लड़कों का। हाँ, तो 12, 16, 14, 18, 14 एवं 18। ठीक है, सी में अगर देखा जाए 15, 21, और डी में अगर आप देखें तो 16 एवं 22। हाँ, तो ये विकल्प हैं। अब देखिए, पहली चीज़ तो ये आप देखें, अजमेर के रहने वाले हर बिलास शारदा के प्रयत्नों से 1829 ईस्वी में यह शारदा अधिनियम पारित हुआ था। वास्तव में ये क्या है कि ये बाल विवाह अधिनियम है, तो इसे बाल विवाह अधिनियम 1829 भी बोला जाता है। और चूंकि हर बिलास शारदा के प्रयासों से 1829 में यह अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए इसे शारदा अधिनियम कहते हैं। और इस अधिनियम में यह था कि विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और बालक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? बी होगा, 14 एवं 18। ठीक है, तो ये हमने आपको इस प्रश्न की व्याख्या कर दी है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण पहलू कौन है? ठीक है, अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था गांधी जी के
नेतृत्व में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अब इसके विकल्प थोड़ा बड़े हैं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला विकल्प ये है कि इसका पहलू क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता बिल्कुल नहीं हुई। नंबर बी में राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल इसके माध्यम से नहीं हुई। सी, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह किसानों की समस्या से संबंधित था, तो सीधी सी बात है कि आगे चल कर के कृषक असंतोष जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाता है, तो ये भी। और फिर एक है रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, तो उत्तर सी होगा इसका। और सी विकल्प क्या है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का सम्मिलित होना, यानी चंपारण सत्याग्रह का एक प्रभाव ये पड़ा कि कृषक असंतोष जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। और आगे असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन में आप देखेंगे कि किसानों की अच्छी भागीदारी रही है। अब अगला प्रश्न अगर देखा जाए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम, भारत में अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? आर्थिक तौर पर और 19वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके भी विकल्प लंबे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। पहला, भारत के हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। अंग्रेजी शासन का क्या ये एक परिणाम था कि भारत के हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई? बिल्कुल नहीं, बल्कि गिरावट आई, ठीक है। बी, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि? बिल्कुल नहीं, भारत के स्वामित्व वाले कारखानों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक है। तीसरा विकल्प सी अगर देखें तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ये देखिए, यानी 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का एक परिणाम ये था, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्योंकि अंग्रेजों ने जो है ब्रिटेन के कारखानों को कच्चा माल मिले, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। भारतीय कृषि का क्या कर दिया? वाणिज्यीकरण। और चौथा विकल्प था नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, लेकिन उत्तर क्या होगा? ये सी, ठीक है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ये अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, और इसका परिणाम ये हुआ कि किसान गरीब होते गए, ठीक है, कर्ज के बोझ से दबते गए, और भारत में अनाजों का उत्पादन कम हो गया, भूखमरी जैसी समस्या भी आ जाती है। तो ये हमने आपको एक प्रश्न बताया। अब हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी आंदोलन को प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें आंदोलन है, ठीक है। रैयतवाड़ी आंदोलन को या रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? कौन इससे संबंध हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त आंदोलन मैंने लिख दिया। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंध है, कौन लोग जुड़े हुए हैं? अब इसमें एक विकल्प है कार्नवालिस। क्या कार्नवालिस जुड़े हैं? आप भूमि व्यवस्था पढ़ चुके हैं, खुद बताइएगा। नंबर 2, अलेक्जेंडर रीड, यानी ए रीड। तीसरा अगर देखा जाए तो थॉमस मुनरो। अब आपको बताना है कि इसमें कौन जुड़े थे। तो वास्तव में कार्नवालिस तो स्थायी बंदोबस्त का जनक था, और
कर्नल अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। हाँ, तो इसमें 2 और 3, तो इसमें ABCD के जो विकल्प हैं, तो आप देखेंगे कि जो C विकल्प है, C विकल्प में 2 भी है 3 भी है। ठीक है, यानी 2 नंबर और 3 नंबर के जो लोग हैं वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़े थे। और आप पढ़े भी हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक A रीड और थॉमस मुनरो थे। बड़े आराम से उत्तर आप दे लिए होंगे। तो ये हमने आपको भूमि बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न बताया। अब कुछ प्रश्न 1857 के विद्रोह से लेते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित अब पहला प्रश्न ये है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तुरंत आप बताएंगे, सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर दीजिए, दे दिए होंगे। चलिए हम विकल्प दे देते हैं। नंबर 1 जीनत महल, दूसरा विकल्प बी में नाना साहब, तीसरा विकल्प अगर देखें सी हजरत महल, और डी तात्या टोपे। ठीक है, चलिए जीनत महल जो है ये बहादुर शाह जफर की बेगम थी, जो बादशाह थे, और इन्होंने, इनका लखनऊ से कोई मतलब नहीं, तो इन्होंने किया ही नहीं। नाना साहब कानपुर का नेतृत्व किया। तात्या टोपे नाना साहब की तरफ से कानपुर में लड़े। बचे कौन? हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, तो बेगम हजरत महल ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, और वाजिद अली शाह का राज्य अंग्रेज़ों ने छीन लिया था, उन्हें कलकत्ता निर्वासित कर दिया। तो हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह हुआ था। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को जो है नवाब घोषित किया था। ठीक है, तो ये उत्तर आपको देना होगा, दे चुके होंगे, उत्तर मैंने बता दिया। तो ये 1857 के विद्रोह पर हमने एक प्रश्न लिया। दूसरा प्रश्न अगर देखा जाए तो इसमें प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तुरंत उत्तर दीजिए, तुरंत उत्तर दीजिए। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? अब विकल्प हम देते हैं, एक कुंवर सिंह का, बी नाना साहब का, और सी अगर देखा जाए तात्या टोपे, और डी मंगल पांडे। बताइए किसका वास्तविक नाम था? वास्तव में रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम तात्या टोपे का था। तात्या टोपे नाना साहब की तरफ से लड़े थे, और इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, इनका अन्य कोई वास्तविक नाम नहीं था। मंगल पांडे आप देखेंगे चर्बी वाले कारतूसों की घटना में एक अपने अंग्रेज अधिकारी की बैरकपुर छावनी में हत्या की थी, इनका दूसरा कोई नाम नहीं। नाना साहब का जरूर एक नाम मिलता है, मूल नाम जो है धोंदू पंत था, धोंदू पंत। लेकिन रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? तात्या टोपे का। तो उत्तर क्या होगा? तात्या टोपे। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो इतिहास लिखा गया, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास लिखा गया, उसका सरकारी इतिहासकार कौन था? 1857 पर लिखे गए ग्रंथों में सरकारी इतिहासकार कौन था, ये भी बताया गया है। तुरंत आप उत्तर देंगे। ठीक है, अब पहले हम विकल्प आपको दे देते हैं। आरसी मजुमदार,
ए बताइए है आरसी मजूमदार, बी ताराचंद, सी वीडी सावरकर, और डी एसएन सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको बताया था कि इसमें सुरेंद्र नाथ सेन जिन्होंने 1857 नामक ग्रंथ लिखा, ये सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, आरसी मजूमदार ने सिपाही मेमटी एंड 1850 रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा। ताराचंद ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई भागों में लिखा। बीडी सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा। और सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखा। तो सुरेंद्र नाथ सेन या एसएन सेन जो है ये सरकारी इतिहासकार थे। हाँ, तो ये हमने एक प्रश्न आपको बताया। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि विशेष कारणों से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक उपनिवेशवाद के आलोचक थे? इनमें से कौन आर्थिक उपनिवेशवाद के आलोचक, यानी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की किसने आलोचना की? कौन कौन लोग थे जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आलोचना करते थे? उनमें अगर देखा जाए तो पहले संख्या में बताते हैं। दादा भाई नौरोजी, तुरंत जान गए होंगे कि ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आलोचना किए या नहीं किए। ठीक है, फिर सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। ठीक है, अब इसमें विकल्प तमाम हैं कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 2 सही है, या 2 3 सही है, इस तरह से, या 1 2 3 सही है। तो विकल्प जो डी है उसी में यह है कि 1 2 और 3, यानी इस तीनों सही है। तो वास्तव में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का आलोचना की, सुब्रमण्यम अय्यर ने आलोचना की, आरसी दत्त, ये सब राष्ट्रवादी मतलब नेता थे, कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, और इन्होंने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं। तो इन तीनों ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के आलोचक थे। ठीक है, तो ये हमने एक प्रश्न चर्चा की। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ही 1919 का अधिनियम है। ठीक है, ये किससे संबंधित था ये आपको बताना है। तो जैसे ए सामाजिक सुधार, क्या ये सामाजिक सुधार से संबंधित था? दूसरा शैक्षिक, क्या ये शैक्षिक सुधार से संबंधित था? सी पुलिस प्रशासन, क्या ये पुलिस प्रशासन से संबंधित था? और डी संवैधानिक सुधार से संबंधित, क्या यह संवैधानिक सुधार से संबंधित था? तो वास्तव में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मतलब 1919 का अधिनियम, और जो ये अधिनियम है ये सब संवैधानिक सुधार से संबंधित होते हैं। तो अपने आप उत्तर आप दे देंगे कि इसका आंसर जो है वो डी होगा। तो ये हमने आपको
1919 का अधिनियम किससे संबंधित है, इससे चर्चा हमने की है। ठीक है, अब कुछ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न बताते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ठीक, यानी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किस घटना के कारण हुआ था। ठीक है, अब विकल्प हम बोलते हैं। विकल्प ए है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, विकल्प बी है होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी साइमन कमीशन के भारत यात्रा से संबंधित। तो आप सबको पता है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ चुके हैं कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किस कारण से हुआ था, बंगाल विभाजन। तो विकल्प ए सही है, बंगाल विभाजन। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में देश में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला था। तो तुरंत आपको इसका उत्तर दे देना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न अगर आप देखें, किस घटना के कारण भारतीय कांग्रेस में विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ, वो कौन सी घटना है? तो ये भी हमने बताया कि बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का एक प्रत्यक्ष परिणाम था कांग्रेस में फूट, हाँ, ये बताया गया। तो सीधा आपकी कांग्रेस के विभाजन स्वदेशी आंदोलन का एक परिणाम था। तो उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, फिर एक प्रश्न है एल्बर्ट बिल विवाद। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? 1883 में लॉर्ड रिपन के समय में एल्बर्ट बिल विवाद आया था और ये किससे संबंधित है? विकल्प हम पढ़ते हैं। पहला, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो हमने आपको बताया था कि एल्बर्ट बिल विवाद के द्वारा भारतीय जजों को यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार मिलना था, वो जो प्रतिबंध था उसे हटाया गया था। तो उसका विकल्प क्या होगा? उत्तर क्या होगा? सी। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद आया था और इस एल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मामलों की सुनवाई का अधिकार मिलना था। इसी संबंधित ये विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित है। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन है, इसके संस्थापक कौन थे? ए भगत सिंह, बताइए। बी वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। सी बारेंद्र कुमार घोष और डी विकल्प है पुतिन बिहारी। अब आप बताएं। खैर, अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। आप देखेंगे कि 1904 में वी.डी. सावरकर ने नासिक में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी और फिर अभिनव भारत के सदस्यों ने अनेक क्रांतिकारी कार्य किए थे। ठीक, चलिए। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। बारेंद्र घोष का संबंध
और पुतिन का संबंध जो है अनुशीलन समिति से है। हाँ, तो बी.डी. सावरकर उत्तर होगा। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ये बताना है आपको। विकल्प हम दे रहे हैं। सर एंड्रू फ्रेजर ये थे, एक ये विकल्प है। बी अगर देखें तो एच रिस्ले, एच रिस्ले, ठीक है। इसका सी विकल्प देखें तो बोड्रिक और डी अरुणडेल, सॉरी अरुणडेल, ठीक है। अब वास्तव में बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर थे। उत्तर ए सही होगा। ठीक है, तो ये सर एंड्रू फ्रेजर जो है ये बंगाल के क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया, किस कारण से शुरू हुआ था? तो कल जब भी हमने पढ़ाया था भारत छोड़ो आंदोलन, कारण अगर देखें तो कारण में निकल आएगा। विकल्प हम आपको देते हैं, उस विकल्प से भी आप खोज निकालेंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, ए कैबिनेट मिशन योजना। बी अगर आप देखें तो इसका बी है क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। सी है साइमन कमीशन की रिपोर्ट, और इसका डी विकल्प है वेबल योजना। ठीक है, अब देखिए, अगर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ ये सबको पता है। कब हुआ? 1942 में। उत्तर मान लिया ना मिले तो कैसे खोजना है, ये तरीका, टेक्निक आपको बताए। कैबिनेट मिशन योजना कब आती है? 1946 में। यह आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इसके कारण ये होगा। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है? 1942 में। और ये आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो काफ़ी मेल खाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई, ये कब हुआ? 1942। बेबल योजना कब आई? 1945 में। तो सीधी सी बात है कि अपने आप उत्तर यहाँ मिल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। बाकी तो ये दो बाद में आए, एक बहुत पहले आया। तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। देखिए, बिल्कुल बौद्धिक उस पर है, ये नहीं कि रट के आप उत्तर दीजिए। आपका अगर दिमाग काम कर रहा है तो अपने आप बिना पढ़े उत्तर दे देंगे, अगर आपको जानकारी है कि इनकी क्या स्थिति है। सब पर विचार कीजिए। क्या भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ, कैबिनेट मिशन तो 1946 में, इसके कारण हो ही नहीं सकता। साइमन कमीशन 1930 में आ गया, 12 साल बाद थोड़ा उसका प्रतिक्रिया होगी। बेबल योजना 1945 में आया, ये 42 में हो गया। तो जो बाद में घट रही घटना उसके कारण नहीं हो सकता। और क्रिप्स प्रस्ताव पर जब जाएंगे, अरे यही आया था 1942 में,
और इसी के कारण भारतीयों में नाराज़गी हुई और फिर ये आंदोलन हुआ। अपने आप उत्तर, हाँ, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और उत्तर आपको दे। इसलिए हम कहते हैं कि आईएएस और पीसीएस, हाँ, रटने का इम्तहान नहीं है, आपको अपना बौद्धिक स्तर थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, सोचने की क्षमता, विकल्पों पर विचार कीजिए, हाँ, आपको सही विकल्प अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और प्रश्न आपको हम लेते हैं। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, ये आपको बताना है कि रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। मैं विकल्प पढ़ देता हूँ। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, अधिक समर्थन, ठीक है, आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन और प्रेस स्वतंत्रता का प्रतिबंध। हाँ, तो सबको पता है कि रोलेट एक्ट जो है वो बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजने के लिए बनाया गया था। तो विकल्प अगर आप देखें तो बी सही है। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट से संबंधित हमने आपको प्रश्न बताया। ठीक है, कुछ और प्रश्न लेते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? सब लोग बता दिए होंगे, उत्तर दे दिए होंगे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, ये है प्रश्न। आपको उत्तर देना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब विकल्प में अगर देखें तो उसमें हम आपको बताते हैं कि ए सुचेता कृपलानी, बी अरुणा आसफ अली, सी एनी बेसेंट, और डी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में जो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट कौन थी? ये आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की बहुत समय तक अध्यक्ष रहीं, कांग्रेस की भी नेता रहीं, और 1917 में होम रूल आंदोलन इन्होंने चलाया। 1917 में कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसी पे अगर प्रश्न आ जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर यहाँ भारतीय शब्द लगा दिया जाए तो उत्तर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, यह आयरलैंड की रहने वाली थी। अब भारतीयों में अगर प्रश्न आ गया, एक अलग प्रश्न आपको बता देते हैं, तो सरोजिनी नायडू होगा। 1925 में जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो वहाँ सरोजिनी नायडू ने, आप देखेंगे कि अध्यक्षता की थी। तो ये प्रथम भारतीय महिला ये थी, और केवल महिला आता है तो एनी बेसेंट। बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है, इसलिए आपको इस पर चर्चा करना आवश्यक। बाकी सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, ये 1947 से पहले आप देखेंगे कि कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो ये एक और प्रश्न हमने आपको बताया। फिर एक प्रश्न है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? प्रश्न ये है, हाँ, संक्षिप्त में प्रश्न ये है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो अब आपको बताना है। ए महात्मा गांधी यानी गांधी जी, बी नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है, थोड़ा मैंने विकल्प संक्षेप में, गांधी का नाम आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी और डी पटेल, सरदार पटेल, ठीक है। तो देखिए, गांधी जी केवल 1925 में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू आज़ादी से पहले 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1936 में फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। पटेल 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। जे.बी. कृपलानी जो है, जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय जे.बी. कृपलानी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उत्तर क्या होगा? सी, जे.बी. कृपलानी, ठीक है। तो ये एक और प्रश्न लेते हैं, शेरे पंजाब, ये उपनाम है किस राष्ट्रीय आंदोलन के, किस स्वतंत्रता संग्राम के किस व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति को शेरे पंजाब कहा जाता था? ए, राजगुरु को, बी, भगत सिंह को, ठीक है, सी, लाला लाजपत राय, और डी, ऊधम सिंह, ठीक है। उत्तर दीजिए। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय एवं ऊधम सिंह। उत्तर होगा सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे, इन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था। करो या मरो आंदोलन जो है किस अधिवेशन से संबंधित है? ए, डांडी मार्च से संबंधित, बी, असहयोग से संबंधित, फिर उसके बाद सी, खिलाफत से संबंधित, और डी, भारत छोड़ो से संबंधित, ठीक है। ये विकल्प हैं, करो या मरो। तो सबको पता होगा कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था कि हम अपनी गुलामी को और स्थायी बनाए रखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि आज़ादी के लिए काम करते हुए मर जाना अच्छा समझेंगे। हाँ, तो उत्तर क्या होगा? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये एक और प्रश्न हमने आपको बताया। सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, जिनसे जो प्रश्न आपको मिल सकते हैं। चलिए, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ? ये प्रश्न है। हाँ, कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही संविधान लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? विकल्प ए, यह एक शुभ दिन था। विकल्प बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये एक शुभ दिन था, ऐसा कोई बात नहीं थी। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को और शुरू हुआ 9 अगस्त को, तो ये भी नहीं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ये सही है। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी कारण से 26 जनवरी को ऐतिहासिक तिथि बनाने के लिए संविधान बन गया। तब भी इस तिथि का इंतजार किया गया और 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ।
अब इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ और प्रश्न की चर्चा करते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? नंबर ए लाल कुर्ती, रेड शर्ट। अब देखिए, आप पढ़े हैं, आप खुद उत्तर भी दे सकते हैं। तो एक प्रश्न ये है कि लाल कुर्ती, फिर दूसरा अगर देखा जाए तो क्विट इंडिया, इनके भारत छोड़ो ऐसा इनका आंदोलन था। फिर आप देखेंगे कि से खिलाफत, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खां ने 1930 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में आप देखेंगे उत्तमंजाई गांव में खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था बनाई। इसके जो सदस्य थे वो लाल रंग का ड्रेस पहनते थे, रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इनको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। और इनका जो आंदोलन था वो लाल कुर्ती आंदोलन कहलाया। तो उत्तर क्या होगा? लाल कुर्ती। क्विट इंडिया गांधी जी का था, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, तो आपका उत्तर जो है वो क्या होगा? वो लाल कुर्ती आंदोलन था। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सबको आप देखें। और आगे कल से, चूँकि आधुनिक भारत का इतिहास पूरा हो गया है, एक बार उसको रिवीजन करें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वो सब चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, बताई जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कल से हम आपको, चूँकि प्राचीन भारत के बाद आधुनिक भारत शुरू किया था, इम्तहान को देखते हुए, चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें लंबी क्लासेज भी हमने ली, बहुत सारा मैटर डिटेल में बताया। हाँ, वो आपने खुद देखा होगा। कल से हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे और उसका पूरा विवरण हम कल के ही लेक्चर में देंगे, कैसे क्या शुरू करना है। धन्यवाद।